नमस्कार दोस्तों। मॉस्को से बहुत बड़ी खबर खबर यह है कि पुतिन साहब ने डी डॉलराइजेशन का जो प्लान बनाया था बाइडेन के टाइम पर चाइना और इंडिया के साथ मिलकर करने का, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि ट्रंप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके चक्कर में मैं दोबारा से अपना डी डॉलराइजेशन वाला कोई भी काम अब नहीं करूंगा। लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करने से पहले एक बहुत बड़ी खबर और है। वो खबर यह है हमारे ट्रूडो मल की तरफ से। ट्रूडो मल को जैसे जवाब आपने दिया है, जो मैं बार बार वीडियो बना रहा था सनातनियों के लिए, कि जो कनाडा की एम्बेसी है उसके बाहर जाके इस धूरत की पैंट उतारिए और इसका मुंह काला कीजिए। आपने वो बात सुन ली है। मुझे गर्व है वो सारे सिखों से, हिंदुओं से, जिन्होंने ये हरकत करी कनाडा की एम्बेसी के बाहर जाकर। भाई मजा आ गया देखकर जो आपने हरकत किया है, और यही चीज हमें बार बार करनी पड़ेगी, तभी ये रुकेंगे। और ये एक काम आपने कर दिया, दूसरा काम मैं कर देता हूं, वो है रवीश कुमार। इसका भी मुंह काला करना बड़ा ही जरूरी है इस दल्ले का। इस दल्ले ने एक वीडियो बनाया अभी कल, और उसके अंदर उसने बोला कि भाई जो ट्रंप के जीतने के बाद जो सनातनी हैं वो इतने खुश क्यों हैं। और ये दल्ला वही है जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरवाई गई थी और वहां पर मोहम्मद यूनुस को जब वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया गया, तब ये भंगड़े डाल रहा था जैसे कि कुत्ता कोई सड़क पे मूत रहा हो खंबे को देखने के बाद। टांगे ऊपर उठाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये मूतने वाला है अभी। और आज ये बोल रहा है कि ट्रंप के जीतने के बाद भारतीय इतने खुश क्यों हैं। ये दल्ले को मुझे समझ नहीं आती कि इसका मुंह और किस तरह से काला किया जाए। अगर आपको समझ आए तो मुझे बता देना, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं इस दल्ले को। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। और उमेश जी, आपको मालूम है जब भी हम बात शुरू करते हैं तो जय सिया राम के नारे से, नगाड़े से करते हैं। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो पुतिन साहब ने बोल दिया कि भाई मेरे कोई भी विश नहीं है यूएस डॉलर को नीचे गिरवाने के लिए, और साथ में वर्ड यूज किया है बड़ी डोनाल्ड ट्रंप। सर ये न्यूज इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी सी क्लिप में हमने दिखा दिया। अब इसका विस्तार में आप ही आकलन कीजिए। देखिए, जैसे ही 4 नवंबर 5 नवंबर को यूएस के रिजल्ट्स आए थे और उसमें क्लियर होने लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद मॉस्को और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा डायलॉग चालू हो चुका था। डायलॉग चालू हुआ था ट्रंप की टीम से और पुतिन के बीच में। तो उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आने लग गए, और उसी सीरीज में ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। जैसे ट्रंप साहब ने भी बोला था कि हम वॉर एक दिन में बंद करवा सकते हैं। जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने जेलेंस्की को फोन करके बोला, ड्रेसिंग डाउन दिया है कि आप अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो वो चाहते हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन के भाग ऑक्यूपाई कर लिए हैं उसको छोड़ दीजिए, उसका स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। रशिया उसको छोड़ने वाला नहीं है। यू हैव टू एक्सीड टू द रशियन टेरिटरी। ठीक है, यूक्रेन की टेरिटरी जो रशिया ने कैप्चर कर चुकी है, जो बचा कुचा यूक्रेन है, आप उसको लेके खुश रहो, और हम आपको फंड करने वाले नहीं है। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोल दिया था, और रशिया को भी बोल दिया था कि आप आपकी जो आर्मी है उसको भी आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, आप भी इस वॉर को एस्केलेट मत करिए, हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उसमें एक और एक चीज नोट करनी पड़ेगी, जब वो कॉल हो रहा था तब हर दोनों टाइम पे इलॉन मस्क वहां पे थे। तो एक तरह से इलॉन मस्क एक तरह से ग्लोबल पीस मेकर के रूप में उभर रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया कि ही हैज नो विशेस टू डिथ्रोन द डॉलर। सर, लास्ट मंथ ने देखा कजान समिट में उन्होंने बोला था कि हम ब्रिक्स समिट पे हम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं 2025 में। ब्रिक्स का क्लियरिंग हाउस एक आएगा, ग्रेन एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, कमोडिटीज एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। पुतिन ने ऑलरेडी एक तरह से पैरेलल सिस्टम बना दिया है। उसका जो फ्रेमवर्क होता है, उसको जो टेक्नोलॉजी होती है, सब टेस्ट हो चुकी है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना सर, रशिया के $300 बिलियन अमेरिका ने कन्फिस्केट करके रख दिए। $300 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है सर रशिया के लिए। रशिया की इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन की, उसमें $300 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। उसमें भी ये पुतिन साहब चाहेंगे कि जब पीस टॉक हो, वो
जो कन्फिस्केटेड रशियन एसेट्स है वो रशिया को वापस दिए जाए, और मोस्ट लाइकली वो होगा। तो रशिया अपना एक काम करना चाहेगा, इट विल ट्राई टू सैल्वेज इस $300 बिलियन विच हैज बीन कन्फिस्केटेड। तो मेरा मानना ये है कि जो ब्रिक्स का जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हमने बार बार बोला है कि डी डॉलराइजेशन इज नथिंग बट प्रमोटिंग युआनाइजेशन इन डिस्गाइज। तो मेरे हिसाब से जैसे ही $300 बिलियन रिलीज होगा रशिया का, जो ब्रिक्स का जो पेमेंट सिस्टम है वो सब एकदम एकदम स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से मान सम्मान भी देना पड़ेगा। पुतिन बात रखना चाहेंगे ट्रम्प की। सेकेंड, यहाँ पे एक चीज है, इलेक्शन रैलीज के टाइम पे ट्रम्प ने बोला था विच एवर कंट्री इज टीचिंग डॉलर, जो भी कंट्री डॉलर में ट्रेड नहीं करेगी उसको यूएस का ट्रेड सैंक्शन सहना पड़ेगा, 100% ट्रेड सैंक्शन। तो मेरे हिसाब से एक बार जो युआनाइजेशन चल रहा था ब्रिक्स के थ्रू, वो एक बार नहीं होने वाला है। भारत भी नहीं चाहता है कि ब्रिक्स के अंदर ये काम हो, क्योंकि इसके अंदर उसमें चाइना का ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस है। लोग हम भले कुछ भी बोल लें कि ब्रिक्स में ऐसा नहीं होगा कि चाइना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं लगाएगा, सबका पैरिटी है, और सब बात वैसी नहीं होती है जियोपॉलिटिक्स में। वहां पे आप जब नेगोशिएशन करते हो, यू हैव टू डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, और चाइना की स्ट्रेंथ अब ब्रिक्स में ओवरवेलमिंग है। 2/3 ऑफ द ब्रिक्स इज चाइना। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि रशिया और ये यूएस का जो वॉर है यूक्रेन में, एक स्क्रिप्टेड वॉर है, क्योंकि रशिया ने आज तक अपने जो लेटेस्ट वेपनरी है वो यूज ही नहीं की है। उन्होंने अपने सारे जंक्स उसको यूज कर दिए हैं। उनको जो वेपन्स बाहर बेचने हैं, उन्होंने यूक्रेन में उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया है। तो ये देखिए, इंस्पाइट $300 बिलियन जो अमेरिका ने कन्फिस्केट किए थे उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और उनको स्विफ्ट नेटवर्क से हटाया था, उसके बावजूद भी रशियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल। इट इज राइट नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। नया डेटा निकला है। रशिया के पास 3 चीजें हैं सर, एक सेकेंड सर। रशिया के पास 3 चीजें हैं, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। वर्ल्ड के अंदर द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस रशिया इज हैविंग इज $75 ट्रिलियन। सोचिए, उनकी आज इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन की, उनके पास नेचुरल रिसोर्स इज वर्थ $75 ट्रिलियन, जो आर्टिक के नीचे है। इतने सारे रिसोर्स एक्सप्लोर्ड है कि आप सोच ही नहीं सकते। द नेक्स्ट कंट्री विच इज हैविंग लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसके $43 ट्रिलियन है। तो मेरे हिसाब से जो ये यूक्रेन के अंदर रशिया और अमेरिका का स्क्रिप्टेड वॉर है, मतलब ये प्री डिसाइडेड है कि बॉस हम यूरोपियन यूनियन को तोड़ेंगे, तुम चाइना को तोड़ो। तो उन दोनों का काम हो चुका है। चाइनीज इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। अभी आपने देखा कि $1.6 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया, और ईयू की हालत ऐसी है कि वो सोच ही नहीं पा रहा करे क्या। ईयू इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन। ये मेरा मानना है। लोग पॉपुलर ओपिनियन ये बोलते हैं कि मेरे से डिसएग्री करते हैं। बस मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर रशिया और अमेरिका के बीच में इतना प्रॉब्लम है, हाउ कम रशियन यूरेनियम इज फ्यूलिंग अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर? रशिया इज सप्लाइंग यूरेनियम, की कंपोनेंट यूरेनियम टू अमेरिकन न्यूक्लियर फॉर अमेरिकन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताइए कि जो ट्रंप ने बोल दिया कि भाई मैं युद्ध रुक दूंगा, तो पुतिन ने बोल दिया मैं डी डॉलराइजेशन रोक दूंगा, आप मेरा युद्ध रुकवा दीजिए। लेकिन यूक्रेन है कि मानने को तैयार नहीं है। अब ट्रंप ने एक प्रपोजल और दिया है कि भाई यहां पर एक बफर जोन बना देते हैं, जो रशिया ने जिस एरिया को टेक ओवर किया है वो ना रशिया का ना यूक्रेन का, उसको एक बफर जोन बनाते हैं बीच में, और उसकी जो पेट्रोलिंग है, पुलिसिंग है, वो यूरोप करेगा। मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूं, मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब यूरोप ने बोल दिया कि भैया ये तो सारा खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा, ये बेवकूफ अमेरिकन अब तक हमारे लिए खर्चा करते रहे, अब ये बोल रहा है कि खर्चा आप करो। इन्होंने यूक्रेन को बोल दिया हथियार हम देंगे, तुम जाकर रशिया के ऊपर अटैक कर दो। और जेलेंस्की क्योंकि जोकर है, पप्पू है बहुत बड़ा यूरोप का, उसने भी रशिया के ऊपर
अटैक कर दिया है ड्रोन्स के थ्रू। आपको लगता है कि इसके बाद पुतिन सुनने वाले हैं या पुतिन इसको रिटेलिएट नहीं करेंगे? सर अभी एक्चुअली 3 या 4 नॉन स्टेट एक्टर्स है, 3 4 पार्टी से नेगोशिएशन टेबल पे अभी। एक तो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बाइडन, एक है एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गोइंग टू कम in America after Trump takes oath on January 20th, 2025। एक है यूरोपियन यूनियन, और दूसरी तरफ और बीच में है जेलेंस्की और पुतिन। पुतिन हैज अ ट्रस्ट ऑन अमेरिका, अमेरिका अंडर ट्रम्प, अमेरिका अंडर बाइडन के ऊपर उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। हमने लास्ट शो में ही आपको बता दिया था कि 70 दिन अभी बाइडन प्रेसिडेंट रहेंगे, और उसके बीच में उन्होंने जनवरी के अंदर का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ फ्यू मिलियन डॉलर्स, उन्होंने $600 मिलियन शायद अनाउंस किया है। तो मेरा मानना ये है कि ये वॉर जब तक बाइडन रहेंगे तब तक रशिया के ऊपर अभी अटैक्स इंटेंसिफाई होंगे। सिंपल सा चीज है सर, जो $600 मिलियन है वो सारा का सारा यूक्रेन को नहीं जाता है, वो जाता है उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, जो 5 कंपनीज है उनकी, एंड वो दे आर सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन एट इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो अमेरिकन टैक्स पेयर मनी इज बीइंग यूज्ड टू वेज अ वॉर इन अगेंस्ट रशिया थ्रू यूक्रेन। तो मेरा मानना ये है कि अभी पुतिन जब तक उसको सीरियस नहीं होंगे, जब तक ट्रम्प विल बिकम द प्रेसिडेंट, और 2 महीने रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। और आज भी आपने देख लिया जिस तरह से मॉस्को को अटैक किया गया है। रशिया इज नाउ बिल्डिंग आर्मी ऑफ 50,000 सोल्जर्स नियर द बॉर्डर, जो कुर्स्क बॉर्डर है उधर, और उसके अंदर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट इन्वेजन हो सकता है कि रशिया और टेरिटरीज ले ले। सर, आपकी एक बात तो सही हो गई कि आखिरी 74 डेज जो बाइडन के है, ये इतना गंद डाल के जाएगा कि ट्रंप के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अपने जो एजेंडास है उसको पूरा करने के लिए। उसका उदाहरण हमने देख लिया कि यूक्रेन ने पुतिन के ऊपर, ये मॉस्को के ऊपर अटैक कर दिया है, जबकि पुतिन बोलता है कि मैं डी डॉलराइजेशन नहीं करूंगा, विच इज इन फेवर ऑफ अमेरिका। साथ में हमने देखा कि जो इराक है उसको भी उकसा दिया है अमेरिका ने कि तुम इसराइल के ऊपर अटैक करो। इसराइल देख रहा था कि कहीं हिजबुल्लाह वाले या ईरान वाले मेरे ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने एक नई टेरिटरी से अटैक करवा दिया, वो है इराक। इराक डायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल के अंडर है आज भी, और वहां से अटैक करवाना, इसका मतलब है कि अब बाइडन एक और युद्ध यहां पर शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है थ्रू इराक, ताकि इसराइल उधर लेबनान से, इधर हाउतीज, ईरान, इराक, सीरिया, सब तरफ से अटैक्स आ रहे हैं, ताकि उसे कुछ ना कुछ इतना बड़ा काम करना पड़े कि वहां पर हो सकता है कि बाइडन बोले भी इमरजेंसी हो गई है, मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूं। और इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो जो सारे इलेक्शंस है सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे और वो प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहेंगे। क्या यही प्लान तो नहीं है बाइडन का? सर 70 दिन उनके हाथ में है, वो प्रेसिडेंशियल डिक्री करके कुछ भी कर सकते हैं उस 70 डेज में। पर मेरे हिसाब से ट्रम्प की टीम भी ये सब सिचुएशन को इवेल्युएट कर चुकी होगी, उनके भी वॉर रूम से ये सब हो चुका होगा, तो वो भी एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन के अंदर वॉर एस्केलेट ना हो। तो आज उन्होंने इसी हिसाब से, आपने देखा है कि रशिया पुतिन के अंदर जो है उसको अमेरिका अंडर ट्रम्प पे भरोसा है। तो प्रॉब्लम तो होंगे सर, वो तो हमने पहले ही बोल दिया था। एंड मेरे हिसाब से अभी नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट होगा, मेरे को ये लग रहा है। और किसको मालूम कि अमेरिका में प्रोवोक इवन चाइना टू अटैक ताइवान, दिस इज द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी। अगर कुछ जैसे रशिया के अंदर उन्होंने रशिया को प्रोवोक किया था, जैसे यूक्रेन को बोला था कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप दे रहे हैं, तो वो तो रेड लाइन है। और चाइना का भी एक स्टेटेड रेड लाइन है कि आप उधर साउथ चाइना सी में अपने वॉरशिप मत भेजो। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि अमेरिकन वॉरशिप, जर्मन वॉरशिप, फ्रेंच वॉरशिप, ब्रिटिश वॉरशिप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो रेड लाइन रिपीटेडली ब्रेक करेंगे, तो चाइना को अपनी ग्लोबल स्टाक बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए एक बार अटैक करना ही पड़ेगा।
सर ये वॉर आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, एक तरह से सिचुएशन आ रहा है कि प्रोवोक करते हैं क्या आप सर इसके ऊपर। आज की न्यूज़ है मैं जो अभी इंडियन मीडिया में नहीं आई है, चाइनीज मीडिया में न्यूज़ है कि हमने ताइवान को एनसर्कल कर लिया है बुरी तरह से। पहले भी किया था, पिछले महीने मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। आज फिर दोबारा से ताइवान ने भी कंफर्म किया है कि चाइनीज शिप ने पूरा ताइवान को एनसर्कल कर लिया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाइना को उकसाया जा रहा है, जैसे यूक्रेन को उकसाया था, या तो मॉस्को को उकसाया था यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने के लिए। अभी ताइवान की भी तैयारी है, तभी बोल रहा हूँ ये 74 डेज पूरे दुनिया के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि बाइडेन चाहता है कि वो कुर्सी को छोड़े ही नहीं और ट्रंप को कुर्सी ना दे। और उसके लिए अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी, बाइडेन प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहेंगे और ट्रंप को शपथ ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये भी एक प्लान हो, क्योंकि लिब्रांडो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सर एक मुद्दा और है कि जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा से बॉयल अप कर दिया सारा का सारा बाइडन ने। अभी आप देखिए कि जो लेबनान के लोग हैं, जो उनका प्रेसिडेंट है, वो बैठा है रियाद में और वहां पर ओआईसी की मीटिंग हो रही है और वहां पर बोला जा रहा है कि अब हम इजराइल का क्या करें। यानी कि वहां पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की कोशिश की जा रही है सारे मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से जॉइंटली, ताकि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा काम होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट माइट बी अ ग्रिम पॉसिबिलिटी कि अपने आप को बचाने के लिए अगर इसराइल को कई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना पड़ जाए, इट विल बी अ ग्लोबल इमरजेंसी डेक्लोरेशन। बाइडन को कुर्सी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या इसी तरफ बाइडन नहीं लेके जा रहा पूरी दुनिया को? सर मेरे हिसाब से यहाँ पे दो मर्चेंट ऑफ केओस है, वो बाइडेन है। वो काम कर रहा है कि चाहे मिडिल ईस्ट ऑन द बॉइल रहे। देखिए अ, अभी बात हो रही है इसराइल की ओआईसी के अंदर, जबकि बात होनी चाहिए ईरान की। वो प्रोवोक कर रहा है इसराइल के। वहां पे मेरे हिसाब से जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, दे विल ट्राई टू मिनिमाइज जो मुसलमान वर्ल्ड में गुस्सा है इसराइल के अगेंस्ट, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने देख लिया कि कैसे सऊदी अरेबिया अभी यूएस कैंप में है। उन्होंने डी डॉलराइजेशन को अबैंडन नहीं किया है, पीसमिल तरीके से वो चाइना से ट्रेडिंग कर रहे हैं जॉन में फॉर अ बेटर नेगोशिएशन विद अमेरिका। दे विल नॉट अबैंडन अमेरिका एट एनी कॉस्ट। सिमिलरली यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, वो भी नहीं अबैंडन करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक तरह से मिडिल ईस्ट में पीस की बात हो रही होगी यहाँ पे। और आपने देख ही लिया है कि कतर ने बोल दिया है हमास लीडरशिप को, आप यहाँ से निकलिए, वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ इंटरलॉक्यूटर बिटवीन इजराइल एंड यू। तो एक तरह से वॉइड हो गया है। अब कोई ना कोई बात करने वाला तो चाहिए ना गाजा में किसी से। तो एक तरह से मीटिंग वो हो रही है। अभी सऊदी अरेबिया आ रहा है, सऊदी अरेबिया आने से, मोहम्मद बिन सलमान आने से वहां पे पीस की बात हो सकती है, ये मेरा मानना है। और ये चीज अच्छी भी है, अगर पीस आ जाए तो हमारा इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। पीस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द मिडिल ईस्ट। सर मुझे लगता है कि जो ट्रंप है और एमबीएस है, इन दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आपको याद होगा कि 2016 में जब ट्रंप आए थे तो सबसे पहला ट्रिप उन्होंने सऊदी अरेबिया का ही किया था और वहाँ पे किंग को भी मिले थे और एमबीएस के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो करके गए हैं, एंड दे वर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। तो मुझे लगता है इस बार भी हो सकता है कि वो पहला ट्रिप सऊदी अरेबिया का करें, क्योंकि बाइडन ने जिस तरह से अपने रिलेशंस को सऊदी अरेबिया के साथ ख़त्म किया है और सऊदी अरेबिया ने भी डॉलर में अपने तेल को बेचना बंद कर दिया आफ्टर 72-73 जो 1972-73 में जो एग्रीमेंट हुआ था। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिपेयरिंग ऑफ रिलेशंस जो पुतिन के साथ, एमबीएस के साथ, मिडल ईस्ट के साथ जो ट्रंप ने बोल दिया है। और बहुत बड़ी खबर यह है जो कि पुतिन ने बोल दिया कि मैं डी डॉलराइजेशन को अब परस्यू नहीं करूंगा। तो जो लोग बहुत बोल रहे थे कि भी डी डॉलराइजेशन होने वाली है, ये बंद हो जाएगा, अभी जो ट्रेड है वो रुपी और युआन में ही होगा, रूबल में होगा, नहीं होगा। जब पुतिन ही पीछे हट जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ा प्लेयर इसमें यही था, पुतिन ऑल्सो, एंड विदाउट हिज सपोर्ट आई डोंट थिंक सो एनीबडी एल्स कैन डू दैट। सर रशिया यूज द ब्रिक्स समिट एज अ नेगोशिएशन पॉइंट विद रशिया, विद अमेरिका।
अमेरिका। और ऐसा भी हो सकता है कि 1944 में जब नया फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा था, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ऑल द नेशन अग्री, और रशिया की कजान की समिट में 36 कंट्रीज वर प्रेजेंट। मेरे ख्याल से आगे जाके, मैंने पहले भी बोला था, आईएमएफ और ब्रिक्स के बीच में एक तरह से समझौता होगा। जो ब्रिक्स का नया ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट करा जाएगा आईएमएफ के सिस्टम के साथ। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आने हैं, वो जल्दी से, वो हार्मोनियस वे में होंगे, वो कॉन्फ्लिक्टिंग वे में नहीं होंगे। ब्रिक्स के आईएमएफ को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसमें मोस्ट लाइकली इंडिया को लिया जाएगा, उसमें जर्मनी आएगा, जापान आएगा, मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी आने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बोला है कि ब्रिक्स के अंदर एक नया ग्रुपिंग आ गया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इप्सा बोलते हैं उसको। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए, रशिया भी अभी नहीं चाहेगा कि डॉलर को डिथ्रोन किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और इसमें हम्म। रशिया का डिपेंडेंस रशिया का जो डिपेंडेंस है चाइना पे, वो भी बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रशिया विल बी एबल टू डू ट्रेड विथ एवरीवन। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। बट मेरे हिसाब से जो काम जनवरी में होता है, उसको 6 महीना और डिले कर दिया ड्यू टू दिस एस्केलेटेड एक्शन। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ अटैक बढ़ेंगे, वहां पे अटैक्स होंगे। मॉस्को के अंदर अटैक होता है, दैट इज अ रेड लाइन। तो मॉस्को को, रशिया विल हैव टू रिटेलिएट ऑन कीव। वो अपनी और फोर्सेस भेज के उनकी और टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करेगा। जितनी ज्यादा टेरिटरीज रशिया ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही उसको फायदा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये, मेरे सर। हिसाब से पुतिन ने ऑलरेडी अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। मैं अभी चेक कर रहा हूं, दे हैव डन द बिगेस्ट अटैक ऑन यूक्रेन टुडे अर्ली मॉर्निंग। यानी कि अगर जेलेंस्की जोकर ने कोई गलत हरकत करी है, तो पुतिन ने उसको शेर की तरह जवाब दिया भी है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये थमने वाला है, क्योंकि यूरोप ने बोल दिया कि हम अपने हथियार भेजने वाले हैं यूक्रेन के पास, ताकि यूक्रेन अपने आप को बचा ले विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। तो ये जो सारा चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन्स बाइडन जाते जाते वो गन डालने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि दीज लास्ट 74 डेज आर गोइंग टू बी हेल फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि जब राक्षस जो होते हैं, दिमाग वाले लोग, जब वो दुनिया को चलाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और बाइडन उसी कैटेगरी को बिलोंग भी करता रहा है, हमने पिछले 4 साल में देख लिया। सर, मैं इसमें एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी रशिया आर्मी इज फेसिंग लॉस ऑफ कैजुअलिटी। आपने देखा होगा कि कैसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को वहां पे भेजा गया था। अभी इवन चाइनीज मर्सिनरी सोल्जर्स को भी वहां पे भेजा गया टू फाइट इन रशिया। तो डेटा आया है कि लास्ट, जो ब्रिटिश मीडिया है, वहां पे रिपोर्ट्स आई है कि एवरी डे रशिया इज लूजिंग अराउंड 1300 सोल्जर्स। और अभी तक युद्ध में उन्होंने अपने 80,000 सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो चुकी है। तो सर, जब वॉर इंटेंसिफाई होता है, एस्केलेट होता है, तो मेरे हिसाब से अब पीस का बात होना जरूरी है। और पीस अभी होने वाली नहीं है, बट डेफिनेटली जनवरी 28, 2025 के बाद कुछ भी हो सकता है। अंटिल देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां मैंने जैसे भी बोल दिया था कि नेक्स्ट 72 डेज विल बी टफ। वो ट्रम्प की हालत वो ट्रम्प की जब एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, ऐसी खस्ता हालत करके देंगे कि ट्रम्प को रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। और वही हो रहा है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आज ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था जो डिस्कस किया है। अगले मुद्दे में दोबारा से बात करेंगे, तब तक। सर, एक बात बताना चाहता हूँ। हमने जो मुहिम चालू की थी, जहाँ पे वी हैव अपील सारे सनातनियों को कि बाकी यूट्यूब चैनल जो अपने आप को राष्ट्रवाद बोलते हैं और वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, सडनली मैंने देखा है कि कुछ चैनल्स ने वो सब चीजें बंद कर दी है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी एंड अदर थिंग। बट अभी भी बहुत सारे चैनल शेमलेसली दे आर कीपिंग द QR कोड, दे आर आस्किंग मनी फॉर द क्वेश्चन, जो कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से उनको इतना पैसा मिल जाता है कि वो अपने घर के खर्चे आराम से निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, दे हैव नथिंग टू वरी। एंड जो भी गेस्ट इधर उनके पैनल में आते हैं, दे आर नॉट बीइंग पेड एनीथिंग।
तो जिस हिसाब से यूट्यूब चैनल्स राष्ट्रवादियों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट अपने आप को बताते हैं और हिंदू को बेवकूफ बना रहे हैं, वो ना बने। आपको अगर डोनेशन करना है तो अपने एरिया में, अपने आसपास गौ माता की सेवा करिए, किसी की शिक्षा को प्रोत्साहन दीजिए। बहुत जरूरी है सर, हमें वी हैव टू एंश्योर कि इंडियंस को और ना लूटा जाए। इकोनॉमिकली अपने ही लोग ज्यादा लूटते हैं हिंदूज को। जो ये इन सब वीडियोस को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बड़े नामचीन भी लोग हैं जो जो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और लोगों से चंदा भी लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता आपको इतने बड़े कॉन्फ्रेंसेस करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन जो भी है आपको विदाउट एनी इन एडवांस हम सबको दे रहे हैं, और हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो रहा है। क्योंकि ना तो हम किसी का हम कोई ज्योतिष नहीं है कि जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हमारा सिंपल है, एनालिसिस है, जिसमें हम गूगल के अंदर ट्रेंड्स लेके आते हैं, हम आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहे हैं और उसी हिसाब से बता रहे हैं। आप आप ही डिसाइड कर लीजिए किसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है और उसी हिसाब से उस चैनल को फेवर करिए। आप उनके चैनल में जाके उनकी गार्बेज टॉक सुनेंगे तो इसमें आपका भी नुकसान है। बस इतना ही बोलूंगा कि कब ये चैनल कब फ्लिप होके कांग्रेस की बांसुरी बजाएंगे आपको कभी नहीं मालूम पड़ेगा। ये पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद सर, जय सिया राम।